गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, नीट का फिजिक्स का कंप्लीट सोल्यूशन इन डिटेल सोल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। तो आप जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन में बोल रहा था द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोज इन द फिगर। ऐसा एक डायग्राम बना था, यहाँ पे ये ए है, ये बी टर्मिनल है, तो ए बी के बीच में क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ, अगर ये ए है तो ये वाला भी ये ए है, ये भी ए है, ठीक। यहाँ पे बी है तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि यहाँ से भी ये बी आ रहा है। इसका मतलब ये इस कैपेसिटेंस को हम हटा सकते हैं, ठीक। अब अगर ये कैपेसिटेंस हट जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही, यहाँ भी यहाँ भी, तो इसको हटा सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। तो अब ये दोनों कैपेसिटेंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट आपको पता है सी प्लस सी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 2c। तो कौन सा आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड आंसर 2c। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पहले वो चीज़ें सीखेंगे, पेपर कैसा आया है वो भी समझ में आ जाएगा। कह रहा है दी पोलर मॉलिक्यूल्स आर दी मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। अब पोलर मान लो NaCl है, NaCl, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जितना पॉजिटिव है यहाँ पे उतना नेगेटिव, तो ये पोलर एक तरीके से हो गया पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, नहीं, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल है p वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। दूसरा बोल रहा है एक्वायर्स अ डाइपोल मोमेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने आप खुद पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, इन एब्सेंस आप बोला है यहाँ पे। जो लास्ट ऑप्शन है हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यस दिस इज द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज पी। आप जानते हो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ऑलराइट, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 जो है अपना सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा ये कौन सा किस चैप्टर से है, पहले वो चीज़ समझेंगे फिर आसान हो जाएगा। कह रहा है कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज सोन इन फिगर, एज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ स्पीड ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर and perpendicular to the distance between electron and the conductor is 20 centimeter. At an instant calculate the magnetic force experienced by the electron at that instant. All right, तो पहले ये चीज़ समझना है कि हमें फोर्स के बारे में पूछा, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, आपको पता है QVB, ठीक, QV क्रॉस B एक्चुअली पता है। तो V और B यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है, वेलोसिटी और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं, इधर ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो QVB। अब Q मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे E हो जाएगा, वेलोसिटी आपको पता ही है, इंटू B क्या होगा। अगर ये पैरेलल वायर है तो आपके इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाए तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, μ0 डिवाइडेड बाई 2π I/r, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये भी 90, ये भी 90, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा μ0/4π I/r sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर आप देखो ध्यान से तो आपने पढ़ा है μ0/4π I/r sin θ1 प्लस sin θ2, यही पढ़ा है ना बच्चों। अगर θ1 और θ2 अगर ये इनफाइनाइट वायर हो जाए
तो ये θ1 और ये θ2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 90 तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 यहाँ से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी μ0/2 पाई I/r आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना था। r क्या है, r ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर है, ठीक है ऑलराइट। अब यहाँ पे देखें E की वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी आपको दिया था क्वेश्चन में 10⁵ इंटू μ0 आपको पता है वैल्यू कितनी होती है 4 पाई 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों I आपको पता है करंट कितना फ्लो हो रही है 5 एम्पीयर की करंट ये भी दिया था, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻²। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻20 न्यूटन। और आसान था, यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा, तो यहाँ से इस तरीके से आप वैल्यू 0.8 आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो सेट है वो n वाला सेट है, तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, तो आप सीरियल वाइज से मिलाते भी चलेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन इसका सेट n1 का क्या दिया है, अ कॉन्वेक्स लेंस A ऑफ फोकल लेंथ इसका दिया है 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस B दिया है, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद डिस्टेंस d बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी कितना है d है। फिर बोल रहा है इफ ऑल पैरेलल टू द बीम ऑफ द लाइट फॉलोइंग ऑन ए लीव्स B एज ए पैरेलल बीम, मतलब अगर यहाँ पे आपके पास पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम A लीव्स B एज ए पैरेलल बीम देन द डिस्टेंस d इन सेंटीमीटर विल बी। 4 ऑप्शन दिया था, तो अब हमें पता है कि फोकल लेंथ अगर यहाँ देखें तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो मतलब U की जो वैल्यू है, अगर हम पहले लेंस की बात करें जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये वैल्यू क्या है 1/v, हमें नहीं पता है v, तो यहाँ पे v1 मान लेते हैं, माइनस 1/u, ये पैरेलल इनफाइनाइट बीम से आ रही है, यहाँ पे u की जगह है क्या रख देंगे इन्फिनिटी, ठीक है, इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू +20 रखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 1/v इज इक्वल टू 20, v1 यहाँ पे, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई +20 का मतलब कि यहाँ से कहीं d 20 सेंटीमीटर दूरी पे रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा। अब ये अगर इसकी इमेज यहाँ पे बन रही, इस लेंस के लिए इमेज यहाँ पे v1 फॉर्म हो रही है, तो ये जो इमेज है इस लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों, टोटल इनके बीच की सेपरेशन d है, तो ये कितनी हो जाएगी 20 - d हो जाएगी, ये दूरी 20 - d हो जाएगी। अब हम दूसरे लेंस फॉर L2 लेंस के लिए लिखे, फॉर L2 लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट 1/v2 यहाँ पे मान लेंगे, 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगर कोई भी रेज यहाँ से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका मतलब 1/v2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, ठीक है, माइनस 1/u2 की वैल्यू ये पॉजिटिव लिया जाएगा 20, चूँकि इधर है तो ये वैल्यू कितनी 20 - d इज इक्वल टू 1/-5, माइनस क्यों लिया चूँकि ये कॉन्केव लेंस है, याद रखिएगा कॉन्केव लेंस है। अब एक बात बताइए, यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया तो ये वैल्यू क्या 20 - d इज इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर ये d आ गया, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, d की वैल्यू पूछा तो ये वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर कौन सा है, इनके बीच की दूरी कितना है, d की वैल्यू 15 सेंटीमीटर सही आंसर है, ठीक है। तो एक लेंस का ये क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स का। चले हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
थर्ड की बात कर रहे हैं N2 वाले सेट में, जो N सीरीज थी। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। अगर कोई लाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। याद रखिएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस बच्चों क्या बताया हूँ, ई बताया हूँ। तो अगर कोई ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर सरफेस से फॉल होगी तो ऐसे गिरेगी। अगर यहाँ पे ऐसे गिरेगी इस सरफेस का नॉर्मल तो ये है। अगर ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और नॉर्मल यहाँ से है। अब यहाँ पे 30 हो गया तो हमें याद करो स्नेल्स लॉ, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। तो N1 sin I की वैल्यू अगर देखें, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R अगर यहाँ पर लगाएं, R की जगह बेसिकली ये क्या है कि अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो N1 की वैल्यू क्या है, N1 मतलब √3। N1 sin I की वैल्यू कितनी है, sin 30 डिग्री, sin 30। N1 sin I इक्वल टू N2 मतलब जिसमें बाहर जा रहा है, तो N2 की वैल्यू 1, sin E तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन E। तो E की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अच्छा √3/2 मतलब साइन E आ गया। तो E एंगल ऑफ इमरजेंस होता है साइन इनवर्स ऑफ √3/2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 60 डिग्री आएगी, √3/2। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना था, 60 डिग्री। चेक कर लेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस का आंसर कितना है, 60 डिग्री। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एन सेट वाले में से। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंस एंड लार्ज अपर्चर, ठीक है, फोकल लेंथ भी ज़्यादा है एंड लार्ज अपर्चर भी है, इज बेस्ट सूटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स जो होते हैं बेसिकली, अगर आप दूर की चीज़ें देखना चाह रहे हो विजुअल लार्ज क्लियर व्यू में, तो बहुत बड़ा उसका अपर्चर बनाने का रीज़न क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, तो और उसकी विजिबिलिटी है वो अच्छी होगी। जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा उतना अच्छा जो है लाइट वहाँ पे इंसिडेंस होगी। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करें, लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज, यस। दूसरा चीज़, लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर द लार्ज गैदरिंग ऑफ लाइट, गैदरिंग ऑफ पावर, लाइट गैदरिंग पावर, ये भी सही है। फिर थर्ड ऑप्शन, लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स द बेटर रिजोल्यूशन, यस ये भी सही है। और लास्ट में ऑल ऑफ अबव दिया, तो मतलब ये तीनों ऑप्शन से सही हैं, तो ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ अबव जो है वो सही आंसर है इसका, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसके पीछे रीजन ही यही है। उत्तराखंड में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा एक जो है एस्ट्रोफिजिक्स का बेसिकली वहाँ पे एक लैब सेटअप किया है, जिसपे उसका कर्वेचर है, लेंस का कर्वेचर है लगभग 2 मीटर के आसपास है। तो रीजन वही है कि लार्ज विजिबिलिटी हो, बेटर रिजोल्यूशन हो, ठीक है, लार्ज जो लाइट आ रही इंसिडेंस हो रही है वो लार्ज एरिया पे गिरे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन तीसरा है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप। देखिए ध्यान से, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज, बोला है सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहे अगर हम बात करें पी टाइप की चाहे एन टाइप की, दोनों में सेम है, ठीक है। सेमीकंडक्टर बोला एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट। तो हमारे पास बेसिकली अगर आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर एन टाइप है तो एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसके बीच में क्या है कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एक पोटेंशियल सेटअप किया जाए,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपके पास अगर ये पॉजिटिव है तो जो करंट बहेगी वो ऐसे बहेगी और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो बेसिकली जो आई ऑफ एन टाइप या पी टाइप डिपेंड करता है, आई किस बात पे डिपेंड करता है, आई बराबर एन ई ए वी डी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मोबिलिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, अगर यहाँ पे देखें एन ई ए, देखो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे न्यू इंटू ई, न्यू इंटू ई। अब यहाँ पे न्यू क्या है, मोबिलिटी है, क्या बोलते हैं इसको, मोबिलिटी। अब ये मोबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन के केस में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम म्यू बात करें, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, म्यू ऑफ होल्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा होता है, ठीक। अब मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अगर ज़्यादा हुई तो अगर हम बात करें यहाँ पे पी टाइप में क्या बोला है, पी में पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, तो सबसे ज़्यादा जो करंट बहेगी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, एक सेटअप किया गया है, तो जिसका ये वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें करंट ज़्यादा बहेगी, मतलब आई ऑफ एन टाइप में करंट ज़्यादा होगी आई ऑफ कंपेरिजन ऑफ पी टाइप। तो ये सही आंसर है। तो एन टाइप में ज़्यादा करंट होगी, एन टाइप में ज़्यादा है, पी टाइप में कम है, तो ऑप्शन पहला सही आंसर है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस बच्चे को अगर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी पता होगा तो क्वेश्चन आराम से कर सकता था। बेसिकली अगर एक बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हाफ के एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये साइन स्क्वायर का कर्व है और जो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है, बॉडी की फ्रीक्वेंसी है जो एसएचएम कर रही है जिसका फ्रीक्वेंसी एन है, तो उसका एम्पलीट्यूड का एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ओमेगा 2 पाई एन इंटू टी। लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाओ तो ये साइनोसाइडल कर्व है, ठीक है, साइन वेव है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। लेकिन अगर यही चीज़ हम पोटेंशियल एनर्जी में बनाएं, ये साइन स्क्वायर है, मतलब जो नेगेटिव आपके पास आया है ये इसको वन ऑसिलेशन में, ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन है, जबकि अगर साइन स्क्वायर कर बनाए तो इस तरीके से है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एन फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितनी ऑसिलेशन, 1 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, 2n। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सोन विच डायरेक्शन विल इट मूव। एक पूरा सिस्टम है डाइपोल का और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे देखें कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सबसे ज़्यादा क्लोजर है। तो ये वाले पास में, इसके सबसे पास में एक क्लोजर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Q इंटू ई इस साइड है, और इस पॉइंट पे अगर देखें तो यहाँ पे F1 मान लेते हैं और यहाँ पे F2 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू Q इंटू ई इस साइड है। E कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे E ज़्यादा है, तो मतलब अगर इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लें, तो मुझे एक बात पता है कि E1 जो है वो ज़्यादा है किससे, E2 से। अगर E1 ज़्यादा है E2 से, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रही है इस इधर जाने पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करे मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सिस्टम किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में सिस्टम मूव करेगा एफ नेट की साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब टूवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। यस, पोटेंशियल विल डिक्रीजेस, टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, तो ऑप्शन पहला ही सही दिया है। करेक्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट एज पोटेंशियल डिक्रीजेस गलत दिया है। टूवर्ड्स राइट एट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ये भी गलत है।
टूवर्ड्स लेफ्ट एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी गोइंग टू बी इंक्रीज, ये भी गलत दिया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। ऑलराइट बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, चीज़ें समझेंगे। कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द LCR सीरीज सर्किट इज 10/√2। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस मतलब जेड पूछ रहा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात कर लें वी निकाल लें, यहाँ पे सबकी वैल्यू दिया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दिया है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दिया है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिया है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दिया है, तो सारी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे वी नेट क्या होगा, VR² प्लस जिसका ज़्यादा होगा, यहाँ से अगर ये देखें तो ये भी 40 वोल्ट है, ये भी 40 वोल्ट है, तो VL ज़्यादा है, मतलब VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR की वैल्यू 10 है, ये 10 का स्क्वायर, VR की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, VL की वैल्यू 40 माइनस 10, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर। तो ये बहुत ऐसा यहाँ पे डेटा डाला जाता है कि आपको आसानी पड़े। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 और ये 900, तो डायरेक्ट आप 50 लिख देंगे, 50 वोल्ट। ये आपके पास 50 वोल्ट क्या आ जाएगा, पीक वोल्टेज आ जाएगा। अब हमें इम्पीडेंस पूछा, मतलब जेड, मतलब V=IR, सो R बराबर V/I, मतलब VRMS डिवाइडेड बाई IRMS। ये VRMS ही आता है, ये VRMS है, VRMS। तो यहाँ पे RMS वैल्यू कितनी है, 50 डिवाइडेड बाई IRMS, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 5 ओम। 5 ओम अपना सही आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5 ओम, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। ऑलराइट बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यूनिट डायमेंशन से है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे, 10 सेकंड लगते, ठीक है। देखिए कह रहा है कि E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन। अब E/G की यूनिट पूछा है, एनर्जी मतलब क्या, mL²T-2, इसका मतलब एनर्जी, ये है एनर्जी की डायमेंशन। अब जिसको आता है G के डायमेंशन मतलब क्या होगा, FR²/m1m2, सिंपल, FR²/m1m2। अब फोर्स की डायमेंशन क्या पता है, mLT-2, यहाँ पे L³ हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई m⁻, यहाँ पे स्क्वायर है m² तो यहाँ पे m⁻⁻1, तो यहाँ डिवाइड कर दे m-1 L³ T-2, तो ये तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी, 10 का m का स्क्वायर आ जाएगा, L की पावर, यहाँ पे -1 आ जाएगा, T की पावर 0, m² L-1 T की पावर 0, m² L-1 T की पावर 0, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन। समझ में आ गया बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन x डायरेक्शन, बोल दिया है x डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर E एंड B। अब यहाँ पे E और B का बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें, -J+K, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, -J कैप -K कैप। तो अगर मान लें कि आपके पास जो डायरेक्शनल वेक्टर है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, डेट इज E×B, जो वेलोसिटी वेक्टर है डेट इज E×B, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर लें तो E की वैल्यू क्या है आपके पास, IJK, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। E×B, B की यहाँ पे 0, -1, -1। अब इसको सॉल्व करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ x का कंपोनेंट आता, मतलब I का कंपोनेंट मतलब अपना सही है, तो I
I इंटू कर लेंगे तो इसको बंद कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 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 गेट्स प्लस 1 + 1। अब यहाँ पे -j करेंगे तो इसको बंद करेंगे तो ये 0 ये 0, फिर इसको बंद करेंगे तो ये 0 ये 0, मतलब ये कन्फर्म है कि 2y आ रहा है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट में वेव प्रोपगेट कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही दिया है, बाकी जो है 3 चेक करने कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीनों चेक करेंगे, चेक भी कर लेंगे, 0 आएगा आंसर, x का कंपोनेंट आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो नीट का जो पेपर आ रहा है आया है बेसिकली वो एक बैलेंस पेपर है, अभी तक के जितना सॉल्व किए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो इन क्वेश्चन नंबर 11, इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ EMF 1.5 volt give the balance point at 36 centimeter of length of the wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaced by the first cell, then what will be the length of the wire the balancing point occurs. 4 ऑप्शंस दिया था, देखो कैसे बच्चों अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। आपको पता है कि E1 पोटेंशियोमीटर का बैलेंसिंग जो लेंथ होता है E1/L1 बराबर E2/L2, ये होता है बैलेंसिंग पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ देखें पहला जो सेल है उसका EMF कितना है 1.5 अपान L1 की वैल्यू कितना है 36 सेंटीमीटर। अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है E2 से, E2 की वैल्यू कितना 2.5 अपान L2 हमें निकालना है, यहाँ से L2 निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से L2 बराबर क्या लिखा जा सकता है? L2 बराबर लिखा जा सकता है 36 इंटू 2.5 अपान 1.5। ठीक है, ये पॉइंट हट गया तो यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, ठीक, 12 तिहाई 36, 12 पचे 60, तो 60 सेंटीमीटर ऑप्शन 4 सही था। 60 सेंटीमीटर अपना सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, पहले चीज़ें समझेंगे। A small block slides down on a smooth inclined plane. The starting from t is equal to 0. Starting from rest बोला है, मतलब initial velocity was 0. Let Sn be the distance traveled by the block in time interval of n-1 to n-1 to t is equal to n-1 to t is equal to n. पूछ रहा है then the ratio of Sn upon Sn plus 1। तो आपको nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बच्चों क्या फार्मूला है? u + ½ a 2t - 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a/2, पहला nth सेकेंड में, दूसरा n+1th सेकेंड में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2n - 1, 2 इंटू टी की जगह पे n-1 रख देंगे, और दूसरा अगर डिवाइड करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो a/2 इंटू टी की जगह n+1, तो 2n + 2 -1 कर लेंगे। तो ये वैल्यू देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 2n - 1 अपान, यहाँ क्या आ जाएगा +1, 2n + 1, तो ये अपना सही आंसर है 2n - 1 अपान 2n + 1। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इफ द डिस्टेंस बोला है बिटवीन द प्लेट इज D, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एनर्जी स्टोर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी डेंसिटी जिसको बोली जाती है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो, यहाँ पे इनके बीच की सेपरेशन जो है वो D हो, तो एनर्जी डेंसिटी
के बारे में क्या पता है, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ये पता है। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो यू की वैल्यू क्या हो गई, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास क्या दिया है, एरिया इंटू ये थिकनेस हो जाएगी, तो ए इंटू डी। तो ये आपके पास आंसर आएगा, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए इंटू डी। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। मैच दी फॉलोइंग बच्चों ऐसे करोगे, मैच दी फॉलोइंग, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हैं इसमें से। पहला पूछा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, आरएमएस वैल्यू आपको पता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m, तो डायरेक्ट इसको ऐसे मिलाएंगे 3RT/m। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस, प्रेशर एग्जर्टेड का फार्मूला पहला ही फार्मूला लंबा सा डिराइव किया जाता है 1/2 m इंटू n, 1/2 m इंटू n इंटू VRMS स्क्वायर, V बार का स्क्वायर। बेसिकली ये आपके पास प्रेशर एग्जर्टेड का है ये है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kb इंटू टी, kb मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये वाला जो है यहाँ पे। अब आपसे पास टोटल इंटरनल एनर्जी, तो दैट इज यहाँ पे किसके लिए बोला है, टोटल इंटरनल एनर्जी U वाली बात बोल रहा है, तो एक ही बचा है तो 5/2 RT, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई JEE नीट। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अब द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ m एंड डेंसिटी d दिया है इसका, व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर filled with glycerine becomes constant, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज d/2 दिया है, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। तो अगर इसको समझें तो ये आपके पास एक बॉल है, ये ग्लिसरीन में डाली गई है, तो इसके बाद सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जा रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एफ नेट जीरो हो चुका है इस पर। एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या है, एफ नेट जीरो का होने का मतलब ये है कि इधर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, इधर तो mg लग रहा है और इस पर क्या लग रहा है, एक बायंसी फोर्स लग रहा है FB, ठीक है। तो एफ नेट जीरो होने का मतलब इसके विस्कस फोर्स भी लग रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी FB। तो अगर यहाँ आप लिखें एफ नेट के बारे में, तो विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा है, विस्कस फोर्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ये ज़्यादा है तो mg माइनस FB। अब ये mg क्या है, mg माइनस FB, mg की वैल्यू क्या है आपके पास, मास मतलब 4/3 पाई इंटू रेडियस r³, इसकी डेंसिटी d है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g हो जाएगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास हो जाता है। अब बायंसी फोर्स क्या है, इसके जिसमें डाला गया है ग्लिसरीन में, उसका डेंसिटी d/2 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 पाई इंटू r³। वाटर डिस्प्लेस्ड, बायंसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो इसका मतलब 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी d/2 इंटू g, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी mg/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा mg/2, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इस पे विस्कस फोर्स लगेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन दिया है। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस ZXA अंडरगोज ए स्पॉन्टेनियस डीके आप सीक्वेंस। देखो अगर ये इक्वेशन दिया है तो सिंपल सी बात आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर A से B बना है, प्रॉब्लम में कैसे करेंगे, अगर आपके पास ZXA है तो अगर यहाँ से आपके पास B एक बन रहा है न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर क्या है Z-1, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ से बीटा प्लस निकल रहा है, बीटा माइनस निकलने का मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। अब B से क्या हो रहा है, Z- एक और न्यूक्लियस बन रहा है जिसका Z-3 हो जा रहा है, मतलब अब 2 की कमी हो जा रही है। 2 की कमी मतलब अल्फ़ा है, अल्फ़ा निकला है यहाँ से, ठीक है, अल्फ़ा निकला है। फिर इसके मतलब अब आगे D बन रहा है, Z-2 बन रहा है, मतलब अब एक का इंक्रीमेंट हो गया, एक का इंक्रीमेंट यहाँ पे बीटा माइनस,
यहाँ से बीटा माइनस निकला है, तो आंसर क्या है, बीटा प्लस अल्फ़ा देन बीटा माइनस, बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेक्शन ऑफ वेरिएशंस दिया है। तो देखो अगर यहाँ पे इसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊँ तो ये सेंटर है, इसमें पूरा करंट जो है, इस सेक्शन में करंट जो है क्या हो रही है, कैरी कर रही है, जिसका रेडियस क्या दिया है, आर दिया है। तो अगर हमें ये सेंटर है तो यहाँ से अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंड्रिकल वायर में बेसिकली वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे सेक्शन काटते हुए, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये क्या होगा, लीनियरली पहले इंक्रीज करेगा, इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर बी आउटसाइड की बात करें तो ये क्या होगा, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये ऐसे डिक्रीज करेगा, तो इसका जो ग्राफ का नेचर होगा वो ऐसा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस, एक पार्टिकल है एस हाइट से रिलीज किया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, एक पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया गया है, कितनी हाइट से, एस हाइट से। एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो भी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाली है। अगर ये एस हाइट से गिराया गया है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब 3PE प्लस PE, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, T के बराबर हो गई। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 4PE। मान लेते हैं हाइट h थी ये, अब ये 4PE T के बराबर हो गई। अब 4PE 4 इंटू mgh, हाइट h थी, ये बराबर कितनी है आपके पास, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है 0 होगी, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ देखें mg इंटू एस होगी। तो mg कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई, s/4। h की वैल्यू क्या आ गई, s/4। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि क्या होगी, आपसे पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक तो जो है h की वैल्यू आ गई, सरफेस ऑफ अर्थ, एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों आप कैसे बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है, दैट इज 4, अगर टोटल s है तो s माइनस s/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3s/4। मतलब ये गिर कितना चुका है, 3s/4 गिर चुका है। अब यहाँ पे तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है कि हाफ mv² मान लेते हैं यहाँ पे, ये बराबर किसके है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो भी है, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डेट इज mgh। यहाँ पे ये इनिशियली कितना था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mg इंटू एस थी। अब यहाँ से h के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, s/4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ mv² बराबर mgs माइनस mgs/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg कॉमन ले लेंगे, s माइनस s/4 मतलब 3s/4, ये बराबर किसके, हाफ
v स्क्वायर के। तो यहाँ पे mm कैंसिल, तो v की वैल्यू आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे 2g हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2g इंटू 3s/4, या v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो, बस आ गया आंसर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट ऑफ 3sg डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आंसर था। ठीक है बच्चों, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19, हाफ लाइफ ऑफ रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इज 10 hours, द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी डेट विल रिमेन्स आफ्टर 150 hours वुड बी। ये हाफ लाइफ दिया, ये टी दिया है, तो आपको क्या पता है, A/A0 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर T/T हाफ, T/T हाफ। तो इसका ओरिजिनल ये क्या है, ये T इक्वल टू जब 0 था तब उसकी एक्टिव न्यूक्लियाई क्या थी, और ये क्या है एट T इक्वल टू T। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 ऑफ T की वैल्यू पूछ रहा है 150 घंटे बाद, 150 डिवाइडेड बाई T हाफ की वैल्यू 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 टू द पावर 3/2। अब ये 3/2 इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2/3। ठीक, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करके रूट ले लेंगे, या तो यहीं पे कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2√3। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 की पावर 3/2 कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2√2। ये अपना सही आंसर हो जाएगा, 1/2√2। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, अब देखो चाय कॉफ़ी वाला क्वेश्चन आ गया है। चाय कॉफ़ी वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। करे a cup of coffee cools from 90 to 80 centigrade in t minute, t मिनट दे दिया, when temperature is ambient temperature 20 दिया है, then the time taken by the similar cup and coffee cools from 80 to 60 मिनट समय क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए थे। तो आपको क्या पता है, T1 माइनस T2 बाई कैपिटल T टाइम होता है यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। T0 मतलब एम्बियंट टेम्परेचर। तो ये 90 से 80/T की वैल्यू यहाँ स्मॉल t दिया है, यहाँ पे वैल्यू क्या माइनस K टाइम्स T1 प्लस T2, तो 170 बटे इसका हाफ करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, +10/T इक्वल टू माइनस K टाइम्स ऑफ, यहाँ पे वैल्यू क्या 65। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू अगर देखें तो K बराबर माइनस 10/65 इंटू स्मॉल t। इसको याद रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू भरेंगे जब ये आप काम लगेगा तो। ठीक, तो यहाँ पे अब फिर दूसरा क्या कह रहा है कि 80 से 60, तो यहीं पे मैं इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ 80 से 60। अब K की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे पूरा, यहाँ पे T1 निकालना है, K की वैल्यू -10/65T। यहाँ पे इसका T एवरेज क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। T एवरेज क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा 80 से 60। अब यहाँ से देखें अगर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 70 माइनस 20 50, तो ये वैल्यू आ गई 50। यहाँ क्या आ गया माइनस ये 20/T1 बराबर -10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 65T। अब देखो यहाँ पे 10 से के 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या है, माइनस ऑलरेडी एक यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। ठीक, अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 120 130 आ जाएगी, 130/50, तो ये 5 5 कैंसिल, तो 13/5 इंटू टी। ठीक है, 13 यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस इंटू टी यहाँ जाएगा, तो वैल्यू 13/5 इंटू टी। ये अपना आंसर सही है, 13/5 इंटू टी। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बच्चों ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। वैसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस टाइप के,
कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अनदर प्लैनेट हैविंग द रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ, द सेम मास डेंसिटी, सब कुछ पूछ रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई RE, यहाँ पे ME। तो यहाँ पे अगर हम लिखने चाहें, ये तो हमारे पास इन द केस ऑफ अर्थ है, इसके वेलोसिटी VE है। दूसरे केस में 2 इंटू जी इंटू वहाँ पे मास को हमने क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई RE। तो यहाँ पे RE, यहाँ पे भी RE क्यूब, तो यहाँ पे एक RE स्क्वायर, तो इसका मतलब सब कुछ सेम है, G सेम है, रो सेम है, तो इसका मतलब इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं VE ऑफ अर्थ अपॉन VE ऑफ अनदर प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट। तो VE V है, VP हमें निकालना है, RE R है, RE जो RP जो है 4 times दैट ऑफ अर्थ दिया था, तो 4R कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो VP बराबर 4V। तो आंसर क्या है अपना 4V। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट बच्चों। ये भी एक ग्रेविटेशन का आसान सा क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड। कह रहा है कि लॉस कितना है 10% का इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, द आउटपुट पावर जनरेटेड कितना होगा। अच्छा अगर ऐसे देखो mgh जो भी वर्क होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे मास फ्लो रेट इंटू जी इंटू एच, मास फ्लो रेट कितना है 15 kg, जी की वैल्यू 10, हाइट है 60। तो ये है पावर अपना, इनपुट पावर अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो ये 15 छक्का 90, ये वैल्यू आ गई 9000, ये आ गया पी इनपुट। अगर इसमें 10% लॉस निकाल दो, 10% लॉस कितना हो जाएगा, 10% लॉस मतलब 900 निकाल दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8100 या 8100 वाट। 8100 वाट का मतलब क्या है 8.1 किलो वाट, ये आंसर है सिंपल। तो कौन सा आंसर है अपने पास 8.1 किलो वाट। सो स्टे ट्यून्ड विद डू फ्लाई JEE NEET क्वेश्चन नंबर 23। So in continuation with question number 23, a capacitor of capacitance C is connected across a source of voltage V is given by V is equal to V naught sin omega t, displacement current between the plate of the capacitor would be given by। तो हमें क्या बताना है, ID बताना है, IC बताना है, डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी है ID। तो ID कैसे मिलेगा, Q इज इक्वल टू हमें पता है CV, ठीक है। अब dq बाई dt अगर हम कर लें तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो c इंटू dv ओवर dt। अब c इंटू डी बाई डी टी ऑफ v के बारे में हमें पता है कितना, डेट इज v नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, v नॉट तो कांस्टेंट है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ऑप्शन कौन सा है, ये भी गलत दिया है, यहाँ पे सी होगा। तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। बोल रहा है कि अ न्यूक्लियस विद अ मास नंबर 240 breaks into two fragments, each of mass is 120. The binding energy of the unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while the dead fragment part is 8.5 mega electron volt. The total nucleon gain binding energy in process is। अब binding energy का कॉन्सेप्ट क्या है, binding energy का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी एनर्जी हो प्रोडक्ट की माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अगर ये देखिए ये प्रोडक्ट है, तो ये फ्रेगमेंट 2 टाइम्स ऑफ 120 इंटू ये फ्रेगमेंटेड पार्ट है, ये वैल्यू कितनी है इसकी 7.6 माइनस अगर यहाँ पे 240 कर दें,
यहाँ पे 8.6 ये फ्रेगमेंटेड पार्ट नहीं है, तो ये वाइल द फ्रेगमेंट पार्ट इज फ्रेगमेंट 8.5 है, 8.5 माइनस 240 मल्टीप्लाइड बाई 7.6। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ इसमें, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी इन दी प्रोसेस कितना हो जाएगा, 216। उसको चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है आपका। आंसर इसका कितना है, 216। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल, एक का रेजिस्टेंस दिया है 0.25, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये R है। ऐसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, कितने, 4। ये सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। इसका R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 0.25। अब 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r मतलब 4/r मतलब R/4। तो ये आपके पास R/4 की वैल्यू 0.25 है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओम। अब इनको कह रहा है कि अगर इनको सीरीज में इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका मतलब क्या है कि अगर ये चारों एक ओम के चारों 4 रेजिस्टेंस हो जाएं तो R इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, 4R के बराबर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो इसका सही आंसर क्या कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, डेट इज 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, A spring is stretched by 5 सेंटीमीटर बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मतलब x की वैल्यू कितनी दिया है, 5 सेंटीमीटर, और फोर्स की वैल्यू क्या दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है। ये इतना स्ट्रेच किया गया है। आपसे क्या पूछा, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन व्हेन मास ऑफ 2 kg, m इज इक्वल टू 2 kg इज सस्पेंडेड ऑन इट। तो हमें पहले क्या, आपको पता है F इज इक्वल टू -kx होता है, तो पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट डेट इज F/x, F की वैल्यू 10 न्यूटन, x की वैल्यू 0.05 लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे 100 हो गया, 2 0 ऊपर, तो ये 200 आ गया, 200 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अब आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, 2π√m/k, यही पता है। तो यहाँ पे 2π√m की वैल्यू 2 kg और k की वैल्यू कितना है, 200। तो वैल्यू कितनी, 1/100, LCM 1/10 मतलब 2π/10, 2π/10, तो 2 × π मीन्स 3.16 डिवाइडेड बाई 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.632, 16 दूनी 32, ठीक है, 0.632, 3.16, यस ऑल राइट। तो 0 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, सब कुछ ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.28, 0.628 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो वैल्यू क्या, आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे समझें जिसको हर बच्चा कोई करेगा, हर बच्चा करेगा। कंपटीशन वहाँ है जहाँ पे थोड़े टफ क्वेश्चन आए हैं, वो बच्चा नहीं करेगा, वहीं कंपटीशन है। 2 charged sphere are connected by a radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of the surface charge density σ1 σ2। अब एक आपके पास 2 स्फीयर हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। इसका रेडियस क्या दिया है, r1, और इसका रेडियस कितना दिया है, r2 दिया है। तो दोनों में जैसे ही वायर से कनेक्ट करते हो तो आपका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो अगर यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, σ/ε0। स्फीयर की वजह से अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें, पोटेंशियल दोनों में बराबर होगा। अगर मान लो ये A है, ये B है, तो VA इज इक्वल टू VB, इसका मतलब V क्या लिखेंगे, σ/ε0 इंटू R। ये बराबर यहाँ पे σA RA, यहाँ पे σB RB/ε0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या पूछा था,
सिग्मा ए अपान सिग्मा बी का रेशियो, यहाँ पे A1 2 लिखा है, सिग्मा 1/2, सिग्मा 1/2 मीन्स R2/R1। ये अपना सही आंसर हो जाएगा R2/R1, ठीक है। तो R2/R1 पहला आंसर सही है। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड विद फ्लाई JEE NEET। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incidence on a photosensitive surface of negligible work function. Negligible work function is given if m is the photoelectrons emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, n is the photoelectrons emitted from the surface has de Broglie lambda d। तो आपसे लैम्डा डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है, Hc जो भी आपके पास एनर्जी होती है वो दो फॉर्मेट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज वर्क फंक्शन, सेकंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि हमारे पास ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Hc अपान लैम्डा लिख सकते हैं। अब ये वर्क फंक्शन बताया गया है क्वेश्चन में 0 है, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज p²/2m, ठीक है। अब यहाँ पे हमें p² की वैल्यू मिल जाएगी, p² कैन बी रिटेन एज 2mhc अपान लैम्डा आ गया, ठीक है। ये p² आ गया अपान लैम्डा p²। अब अगर p की बात करें तो p हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा ये पूरा, ठीक। अब लैम्डा d क्या होता है, डेट इज h अपान p होता है। तो h अपान p के जगह पे हम पूरा ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2mhc अपान लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लैम्डा डी आ गया। अब हमें लैम्डा एक्चुअली चाहिए, तो लैम्डा डी का स्क्वायर कर लेंगे, तो लैम्डा डी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, h² अपान ये रूट हटेगा 2mh इंटू सी अपान लैम्डा, ठीक। ये लैम्डा यहाँ पे है तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखें एक h कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2mc अपान h इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखें ऑप्शन सेकंड अपना एकदम सही दिया है। तो इस तरीके से आपसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं बच्चों, क्या बोला गया है, अगले में मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आया था। मैच दी फॉलोइंग में अगर देखें तो एक तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, vd बराबर एक्चुअली होता क्या चीज़ है, vd बराबर एक्सेलरेशन अपान एक्सेलरेशन इंटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, डेट इज e इंटू वी, e इंटू कैपिटल E बाई m इंटू रिलैक्सेशन टाइम, तो ये vd आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये आ गया E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डेट इज R इक्वल टू ml अपान ne² टाउ इंटू ए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछा है, तो रेजिस्टिविटी होती क्या चीज़ है, रो बराबर R इंटू ए बाई एल। तो अगर a बाई एल R तो हमें पता है, ml अपान ne² टाउ इंटू ए, R तो पता है, इंटू a बाई एल करेंगे तो a कैंसिल l कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपान ne² टाउ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अगला क्या पूछा है, रिलैक्सेशन पीरियड। अब रिलैक्सेशन पीरियड टाउ पूछा है, तो ये किसके बराबर है, रो के बराबर है। तो टाउ क्या लिखा जा सकता है, टाउ बराबर m अपान ne² रो लिखा जा सकता है। तो इसको यहाँ से मैच कर लेंगे, ये रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। और लास्ट में पूछा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, I बराबर क्या होता है, NEAVD होती है। तो अगर J करंट डेंसिटी, J मतलब I बाई A, तो अगर A से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, NEVD। तो इसमें ये बस मैच करना था। तो ये भी एक मैच दी फॉलोइंग में आसान सा क्वेश्चन आया था, बेसिक। ये एक्चुअली एम्स का क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग में ही वो पूछा था। अच्छा, इसमें एक 30 और 30 क्वेश्चन नंबर 30 जो है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस हो चुका है, उसका ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है भी है वो भी थर्ड है, देख लें, दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में देखिए क्या बोल रहा है, A screw gauge gives the following reading when used in measure a diameter of wire.
MSR मेन स्केल रीडिंग इज गिवन दैट इज 0 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन। और आपसे बोल कर रखा है कि 100 डिवीजन ऑफ डायामीटर जो 1 mm है वो 100 डिवीजन में डिवाइड होता है। तो मतलब एक डिवीजन का मतलब क्या है, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/100 mm, 1/100 mm मतलब 0.01। अब ऐसे कितने डिवीजन हैं 52 डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन तो 0 है ही, तो आपने टोटल रीडिंग लिखनी है। टोटल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये तो आप जानते हो। अब यहाँ मेन स्केल रीडिंग 0 mm बता दिया गया है, सर्कुलर स्केल 0.01 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है 52 डिवीजन, तो 52 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.52 mm। तो कौन सा आंसर है 0.52 mm, 0.052 mm, 0.052 mm। तो अपना कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन का बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान से बच्चों देखो, ध्यान से एकदम मस्त तरीके से देखो। एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी किस किस बात पर डिपेंड करेगी, एक तो फोर्स पे डिपेंड करेगी पावर ए, फिर आपका एक्सेलरेशन कैपिटल ए की पावर बी, और किस पे डिपेंड कर रही है टाइम की पावर सी। तो यहाँ एनर्जी मतलब mL²T-2, फोर्स मतलब mL_T-2 की पावर a, यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब L_T-2 की पावर b, टाइम का मतलब t की पावर c। अब यहाँ पे देखिए m की पावर 1 है, तो यहाँ पे m की पावर कितनी है a है और कुछ नहीं है। यहाँ पे L² है, इधर L की पावर कितनी है a है प्लस b है। यहाँ पे t की पावर -2 है, इधर कितना है t की पावर -2a -2b प्लस c है। तो हमें एक तो दिख गया a की वैल्यू कितनी है 1, डायरेक्ट a की वैल्यू 1। अब a प्लस b की वैल्यू 2 है, मतलब a प्लस b बराबर 2, तो b बराबर 2 माइनस a, और a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1। a और b आ चुका तो c भी निकलना आसान है। तो ये वैल्यू कितनी है -2 बराबर -2 इंटू a की वैल्यू 1, -2 इंटू बी की वैल्यू भी 1 प्लस सी, तो ये -2 तो वैल्यू कितनी -4 प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी +4, सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे हमें आपका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ फोर्स की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर 1 और टाइम की पावर 2, तो ये FAT2 यस, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी पहला ऑप्शन ही सही दिया गया था। तो एक आसान सा ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन अ एवरेज इमिटेड सोर्स ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ भी दिया है 600 नैनोमीटर, व्हेन डिलीवर्स द पावर ऑफ इतना 3.3 इंटू 10⁻³ वाट विल बी। तो आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पूछा है, यही पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। तो हमें एनर्जी के बारे में क्या पता है, अगर हम पावर की बात करें दैट इज एनर्जी पर सेकेंड, मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन पर सेकेंड इज इक्वल टू hc/λ। अब हमें पावर पता है कितना 3.3 इंटू 10⁻³ n नहीं पता है, ये निकालना है। h की वैल्यू 6.6 10⁻34, c भी पता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा भी पता है 600 नैनो मतलब 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। बस ये देखें, यहाँ पे देखें 3 2 जा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे 34 है, तो ये वैल्यू कितनी -30 बचेगी। तो ये दोनों डिवाइड करेंगे 30, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻22। ऑलराइट, 22 कितना, ये 10⁻⁹ यस ऑलराइट। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, 10 यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻12 होगा, और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 2 इंटू 10⁻34 प्लस 8,
34 + 8 मतलब 10⁻26। तो अब यहाँ पे अगर इधर जाएं तो ये +26 हो जाएगा, यहाँ पे +26 - 12, +26 - 12, इसको क्या लिखा जा सकता है, 10⁻10 लिखा जा सकता है, इसको 2 जीरो हटा करके। तो यहाँ पे 10⁻+16 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻16 आ जाएगा। ये पावर होगी, हमें यही पूछा था, 10⁻16। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड विद टू फ्राई JEE नीट। अगला प्रॉब्लम देख। सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम consider the following statement A and B. Zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, जेनर डायोड यूज किया जाता है रिवर्स बायस में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी सही दिया है। और ये भी बोला है दी पोटेंशियल बैरियर इन PN जंक्शन डायोड लाइज बिटवीन 0.1 से लेके 0.3 वोल्ट, ये यही पोटेंशियल बैरियर होता है। तो ये A और B दोनों ऑप्शन सही थे। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 A एंड स्टेटमेंट B बोथ आर करेक्ट वन। ऑलराइट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज चार्ज एट 220 वोल्ट ईच दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब देखो, अगर यहाँ पे 27 बूंद है, कितनी बूंदें हैं, 27 बूंद हैं, तो सब पे बोला है कि ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, हर जो है 220 वोल्ट से चार्ज है। अब ये अगर कंबाइंड हो के बड़ी ड्रॉप बनेगी तो उसका रेडियस कितना होगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब 27 × 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू, एक बड़ी ड्रॉप बनी है, इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब। ऑलराइट, तो ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 27 R क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3R के बराबर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बेसिकली KQ डिवाइडेड बाई R होता है। तो अगर मान लें कि K तो कांस्टेंट रहने वाला है, अगर हम 27 यहाँ पे बिगर ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप की बात कर रहे हैं, 27 यहाँ पे स्मॉल अपान 27 बिग ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज Q ऑफ स्मॉल अपान R ऑफ स्मॉल डिवाइडेड बाई यहाँ पे R ऑफ बिग अपान R ऑफ स्मॉल। आप Q अपान Q स्मॉल यहाँ पे लिखिए, Q अपान Q बिग मल्टीप्लाइड विद R बिग अपान R स्मॉल। अब यहाँ पे हमें सब कुछ पता है, 27 ये 27 साइज है, ईच का कितना है 220 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 220 × 220 अपान बिग ड्रॉप का निकालना है। ये बराबर किसके है, Q ऑफ स्मॉल देखें, Q ऑफ स्मॉल और Q ऑफ बिग जो है। तो यहाँ पे 27 क्या है आपके पास, स्मॉल एक ड्रॉप के बारे में बात करें तो 27 के लिए 27 हो जाएगा। अब चार्ज आपके पास यहाँ भी 27 इंटू Q है, और ये बिगर ड्रॉप में क्या हो जाएगा, चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज जो है 27 इंटू Q, और आप RB अपान RS, RB की वैल्यू 3R हो जाएगी और R की वैल्यू स्मॉल वाला R हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, R कैंसिल आउट हो गया, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा। अब यहाँ पे RB पूछा था, तो बिगर ड्रॉप के लिए कितना हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1980 आ जाएगी। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ F इक्वल टू QV क्रॉस B, Q की वैल्यू 1 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन लिखा है और फोर्स का भी दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि B आपके पास क्या होगा, B की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन ऐसे दिए थे। तो हमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, मतलब V क्रॉस B। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फोर्स दिया है QV क्रॉस B, Q के बारे में बता दिया, V के बारे में बता दिया और B के बारे में बता दिया है।
तो आपसे पूछ रहा है और फोर्स के बारे में बता दिया। तो हमें क्या लिखना है कि आपके पास फोर्स का क्या दिया है, 4i कैप माइनस 20j कैप और प्लस 12k कैप, ठीक है। और q की तो वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे v क्रॉस b करना है तो v के बारे में पूरा लिख दिया और b के बारे में पूरा लिख दिया। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर देखें i इंटू इसको बंद कर लेंगे 4b0 माइनस 6b, यहाँ माइनस j इंटू इसको बंद कर लेंगे 2b0 माइनस 6b, ठीक है। और लास्ट में क्या है प्लस k इंटू इसको बंद करेंगे 2b माइनस 4b, तो वैल्यू कितनी माइनस 2b आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करना है मुझे 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। तो एक चीज़ तो निकल के आ गई कि माइनस 2b बराबर 12, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 6, b की वैल्यू माइनस 6 आ गई। अब b0 कैसे मिलेगा, यहाँ पे इसको कंपेयर कर लें 4b0 माइनस 6b इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 इंटू b0 हमें चाहिए माइनस 24, तो ये 36 हो गया, प्लस 36 बराबर 4, तुझे जाएगा माइनस 36, तो माइनस 36 इधर जाएगा माइनस 36, तो ये वैल्यू कितनी माइनस 32, तो b0 की वैल्यू कितनी आ गई, b0 बराबर माइनस 8। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमने माना क्या था, हमने यही माना था फंक्शन, तो वैल्यू कितनी आ गई हमें, b0 क्या आ गया 6 माइनस 6i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। थोड़ा सा मतलब बेसिक वेक्टर का फॉर्मेट पूछा है, लेकिन मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछ रहे हैं, तो अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट हल्का है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे हम बात कर लें कि आपके पास रेडियस r1 r2 दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 आर प्लेस्ड एट द सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, r1 ग्रेटर देन i2 दिया है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस m क्या है, m बराबर 512 अपान i1, 512 मतलब फ्लक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, तो ये वाला। अब यहाँ पे इसकी वजह से इसमें फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास इसमें करंट है I, इसमें करंट है I, तो यहाँ पे हमें, और ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है छोटा दिया है, रेडियस बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो भी यूनिफॉर्म है, डेट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2i बाई r1, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2i बाई r1। अब यहाँ पे इंटू इस पे हमें निकालना है, तो ये यूनिफॉर्म एरिया क्या है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड B लिख लिया, फाई बराबर B इंटू ए, एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई i1, तो ये भी i1 था। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है क्या, r2 स्क्वायर बाई r1, ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा हमारा आंसर सही है, r2 स्क्वायर बाई r1, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया था, कह रहा था कि ये i1 करंट है, यहाँ पे i1 करंट रेजिस्टेंस r1, i2 r2, i3 r3, तो इसमें i3 अपान i1 का रेशियो पूछा है। तो हमें पता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम i3 के बारे में डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, i3 के बारे में लिख सकते हैं r2 अपान r2 प्लस r3 इंटू i, तो इतनी करंट तो इसमें जाएगी, इस वाले में i3 में, अपान i1, यहाँ पे i1 दिया था तो यहाँ भी i1 लिखेंगे, यहाँ भी i1, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी r2 अपान r2 प्लस r3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, r2 अपान r2 प्लस r3। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 41. So in next question, from a circular ring of mass m, radius r, and r corresponding to the 90 degree
sector is removed from moment of inertia, remaining part of the ring about the axis passing through the center of ring and perpendicular to the ring is k times of mr square। अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कह रहा है इसका जो है 1/3 90% जो है वो रिमूव्ड कर दिया गया। तो अगर ये रिमूव कर दिया गया इसका मतलब क्या है, कितना मास हो गया, 3/4 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, तो k को कंपेयर कर लें, ये बराबर किसके है, mr स्क्वायर इंटू के टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 3/4। तो यहाँ पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आंसर क्या आया 3/4। तो ये भी एक आसान सा रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, 41 में कह रहा है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है एंड इट इज एक्सेलरेटेड विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ ट्रेवल 4 सेकेंड ऑफ द जर्नी अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द कार। Alright, so in that time when ball is dropped, so what is the x direction of velocity or x component of velocity, that is equal to v equal to u plus at। initial velocity was 0, so a means 5 into 4, it means इसकी velocity कितनी है 20 meter per second। this is the initial velocity in x directional velocity। when we talk about the y directional velocity, so y में क्या हो रहा है, इसके बाद कह रहा है कि 2 सेकेंड लेटर, आफ्टर 2 सेकेंड लेटर, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन जब ये बॉल 4 सेकेंड पे ड्रॉप किया गया है उस समय जो y कंपोनेंट होगा डेट इज a तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो a की तो वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा ही रहेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी y डायरेक्शन वेलोसिटी इन y कंपोनेंट डेट इज g इंटू टी की वैल्यू 2 सेकेंड, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी 20, ये भी 20, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपके पास इसके जस्ट दोनों 90 डिग्री हैं, तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मतलब 20√2। ये आपके पास इतना मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी एक्सप्रेशन पूछा था, ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिकली क्वेश्चन नंबर 42 में एक लीवर प्रॉब्लम दिया था। लीवर के बारे में क्या कह रहा था कि यहाँ पे ये बैलेंस है 40 सेंटीमीटर, पूरा फिगर बनाया गया था, और इसका जो है लीवर का जो मास है वो 200, रॉड जो है वो 200 सेंटीमीटर के है, मास 500 ग्राम का है। तो ये मास m स्मॉल m की वैल्यू बतानी थी, तो हमें टॉर्क जिसके अबाउट बैलेंस है ना उसी के अबाउट टॉर्क ले लो, बस काम खत्म। टाउ अबाउट बैलेंस पॉइंट इज 0, सो ये वैल्यू क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो 2 इंटू इनके बीच की सेपरेशन कितनी है 20 है, तो 2 kg इंटू 20 m इंटू जी की वैल्यू 10 रख देंगे, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे ये देखें तो ये इसके बाद इसके ये क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, तो ये बराबर किसके माइनस कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी 5 kg, जी की वैल्यू 10। अब इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी 0 पॉइंट मतलब 60 सेंटीमीटर या 0.6 लिख दें, यहाँ 0.2 लिख देंगे, ठीक है। m इंटू जी इंटू लेंथ, और माइनस फिर करेंगे m इंटू जी की वैल्यू 10 रख देंगे, इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, ये 40 है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 मतलब 1.20, ये बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू 1/6 kg आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास सही आंसर कौन सा है, पार्ट नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L 12A रेजिस्टेंस R वाउंड ओवर ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ शेप ऑफ, एक तो बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। देखो अगर आपके पास साइड है ए तो कितने टर्न होंगे 12A का तो ये है, तो 4 टर्न तो बन गए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है I इंटू ए होता है सिंपल। अब I की वैल्यू 4 इंटू आई इंटू एरिया कितना होता है 3/4 √3/4 a स्क्वायर 3/4 a स्क्वायर।
ऑलराइट, तो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट m आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई √3 I इंटू ए स्क्वायर, तो ये तो आ गया m1। ठीक है, अब दूसरे केस में बोला है कि स्क्वायर ऑफ साइड ए, अगर स्क्वायर ऑफ साइड ए होता कितने नंबर ऑफ टर्न बनते, ए 12 ए का तो तार है, 12 ए के तार में मतलब 3 टर्न बनते, तो 3 इंटू आई तो जाती उसमें इंटू एरिया कितना होता, ए स्क्वायर होता, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती 3a स्क्वायर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है। अब यहाँ पे देख लें ये वैल्यू √3 I स्क्वायर 3i स्क्वायर, तो ऑप्शन फोर्थ अपना सही ऑप्शन दिया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये एक बेसिकली प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो यहाँ पे बेसिकली अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमें पता है कि अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है डेट इज 2πr डिवाइडेड बाई, अगर 2πr डिवाइडेड बाई, ये तो डिस्टेंस हो गया, 2πr डिवाइडेड बाई v, ये क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो v के बारे में क्या लिया, 2πr डिवाइडेड बाई t हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक रिलेशन बोला कि h जो है मैक्सिमम हाइट 4r के बराबर है, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब ये किसके बराबर है, 4r के बराबर है। यू स्क्वायर हमें पता है यहाँ पे 2πr का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ से सिंपल थीटा हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो सिंपल सिग्रीगेट कर लेंगे, थीटा आराम से मिल जाएगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा था कि एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन है, तो इसमें पूछा था आईपी क्या होगा, प्राइमरी कॉइल क्या होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे आईपी होता है, ये ट्रांसफार्मर की इनपुट करंट होती है, इसमें कौन सा प्राइमरी, और यहाँ पे क्या होता है आर्मेचर बाइंडिंग होती है, ये है आपके पास सेकेंडरी। ठीक है, अब इसमें कितनी चलेगी, सेकेंडरी IS। तो एक चीज़ तो है, पावर तो कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब IP इंटू VP की वैल्यू IS इंटू VS के बराबर रहने वाली है। अब यहाँ पे इसका बोला है कि आउटपुट वोल्टेज जो है, जो भी आ रहा है वो 44 आ रहा है वाट पावर आ रहा है, और VP इनपुट बताया 220 VP है, तो 220 इंटू IP पूछ रहा है, तो IP की वैल्यू क्या 44 डिवाइडेड बाई 220, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल करंट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 के 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और बाकी के मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, तो आप उसको चेक कर लेंगे। ऑलराइट, अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों टिल 46 का थर्ड है, 47 का थर्ड, 48 का सेकंड, 49 का थर्ड और 50 का फर्स्ट। तो ये आप 5 जो है एडिशनल क्वेश्चंस थे। तो आप अभी से अपने आंसर्स चेक कर लें कि आपके क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अभी बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होंगे, महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो MSCET की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, तो उनके लिए भी बेस्ट विशेज़, अच्छे से तैयारी करें। जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।